इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 6 और प्रश्नावली है 5.1। इसमें पहला प्रश्न है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। इससे पहली वीडियो में रेखाखंड को कैसे मापते हैं इसके विषय में हमने बताया था। यह प्रश्नावली करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले हमने एक रेखाखंड लिया है AB और इसको हम मान लीजिए एक स्केल के द्वारा मापते हैं तो ये 3.5 आ जाता है। अब दूसरा रेखाखंड लिया है हमने, स्केल के द्वारा मापते हैं, ये 3.7। तो इस तरह स्केल के द्वारा जब हम मापते हैं तो हमें उस रेखाखंड की लंबाई की सही जानकारी प्राप्त होती है या सटीक जानकारी प्राप्त होती है। परंतु यदि हम बिना देखे अंदाज़ा लगाएं, जैसे रेखाखंड AB और रेखाखंड EF है, हम इनकी तुलना केवल देखकर नहीं कर सकते क्योंकि हमें इस बात के बारे में पता नहीं चलता कि कौन सी रेखा बड़ी है और कौन सी सही है, छोटी है। तो इसलिए हम रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने नहीं कर सकते क्योंकि रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से सही या एकदम से सटीक कह सकते हैं इसको हम, सही या एकदम से सटीक करेक्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। नहीं हो सकती इससे आगे एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना अधिक अच्छा है। तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में रूलर है, रूलर के द्वारा हम रेखाखंड की लंबाई मापते हैं। तो इसमें जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, हम जैसे देखते हैं, क्योंकि जब कोई रेखाखंड की लंबाई मापते हैं तो उसको बिल्कुल सामने ही देखना चाहिए, कई बार दाएं या बाएं से देखा जाता है, इसे थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। हाँ, परंतु जो डिवाइडर है, डिवाइडर के अंदर एक पॉइंट उसका यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, इससे जो है रेखाखंड की लंबाई जो है बिल्कुल सही आ जाती है। तो हम लिखेंगे रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना अधिक अच्छा क्यों है। क्या लिखेंगे, डिवाइडर के प्रयोग के द्वारा रेखाखंड की बिल्कुल सही या सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्या लिखेंगे, रूलर की अपेक्षा डिवाइडर के द्वारा रेखाखंड की लंबाई की सही या बीच में सटीक कह सकते हैं, सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
कहने का भावार्थ क्या है कि डिवाइडर जो है रेखाखंड की अपेक्षा ज़्यादा सही जानकारी देता है, इसमें गलती होने के चांस जो है कम होते हैं। इससे अगला, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, ए और बी के बीच में स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, क्या ए बी बराबर ए सी जमा सी बी है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर एक रेखाखंड जो है ले लिया, यहाँ पर क्या किया, एक रेखाखंड ले लिया और इसका नाम है ए बी। अब इस रेखाखंड के बीच में कोई भी बिंदु सी ले लिया, क्या लिया, सी ले लिया। वो कहता है कि क्या ए सी जमा सी बी ए बी के बराबर है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो रेखाखंड है इसकी जो लंबाई है वो ज्ञात हम करते हैं यहाँ पर। तो रेखाखंड की लंबाई कितनी है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर है 7 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे भाई, ए बी बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब फिर आगे क्या करेंगे, इसकी ए सी की लंबाई ज्ञात करेंगे। यहाँ से यहाँ रखेंगे हम पॉइंट, और ये जो है ए सी जो है यहाँ पर पहले ही लगभग जो है 3.4 आया हुआ है। कितना आया हुआ है, 3.4। ए सी कितना है, 3.4। रेखाखंड ए सी की लंबाई कितनी है, 3.4। अब सी बी ले लेंगे यहाँ पर, तो सी बी लेंगे तो सी बी कितना आ रहा है यहाँ पर, यार है 3.6। रेखाखंड सी बी की लंबाई बराबर है 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है कि क्या ए बी बराबर है ए सी जमा सी बी के, क्या ए बी जो है ए सी जमा सी बी के बराबर है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर रेखाखंड ए बी की लंबाई बराबर है रेखाखंड ए सी की लंबाई जमा में सी बी की लंबाई। कैसे, क्योंकि जो ए सी है वो 3.4 सेंटीमीटर आया है और सी बी कितना आया है, 3.6 सेंटीमीटर आया है, और ए बी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब दोनों का जोड़ कितना होता है, 7 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 7 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें क्या आएगा, इधर से 7 सेंटीमीटर आ रहा है दोनों का जोड़। हम लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे भाई, हाँ। इससे अगला सवाल है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। एक चौथा सवाल है, एक रेखाखंड पर ए बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य बिंदुओं के बीच में स्थित है। अब क्या है, जैसे यहाँ पर 3 रेखाखंड दिए गए हैं, ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, ए सी कितना 8 सेंटीमीटर है। इनमें सबसे बड़ी भुजा जो लंबाई है रेखाखंड है वो लेंगे हम पहले, सबसे पहले। तो क्योंकि जब ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है, कितना 8 सेंटीमीटर यहाँ ले लेंगे और इसको माप लेंगे। यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी लेंगे, 8 सेंटीमीटर। ये यहाँ 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना 8 है। इनको हम मिला देंगे यहाँ पर। अब इसमें इसका नाम क्या है, ए सी। क्या है अभी, ए सी। इस रेखाखंड का नाम है ए सी। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ए सी बराबर है 8 सेंटीमीटर के। अब जो ए बी और बी सी ये दोनों क्या हैं, छोटी रेखाएं हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो ए सी है इसमें ए बी और बी सी दोनों रेखाएं यहाँ पाई जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर ए बी और बी सी है, तो ए सी बी बीच में आता है। यहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रेखा ए बी है, ये क्या बी सी है, ए और सी बी बीच में आ गया, तो बी बिंदु क्या होगा, बीच में होगा। तो अब जैसे यहाँ हम मापेंगे ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर की। किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर की। यहाँ पर ए बी यहाँ पर जो है 5 सेंटीमीटर आ जाता है। तो
फिर बाकी जो है बी सी जितना बच जाता है 3 सेंटीमीटर बच जाता है। तो ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर है। और फिर बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर है। और ए सी सारा कितना था, ये पॉइंट बी है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो सवाल रकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोबारा पर। एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर बी सी और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। इनमें कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में स्थित है? हम लिखेंगे बिंदु बी बिंदु ए तथा सी के बीच में स्थित है। क्या लिखेंगे? बिंदु बी बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच में स्थित, बिंदु बी बिंदु ए तथा बिंदु सी के बीच में स्थित है। बिंदु सी के बीच में स्थित है, बीच में स्थित है। इसे आ गया है। 5वां सवाल है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। संलग्न आकृति है, ये आकृति दी गई है, तो इसमें डी जो है रेखाखंड जो है किसका? ए जी का। ए यहाँ पर है, ए यहाँ से लेके जी तक। तो जैसे डी जो है यहाँ पर पाया गया है, डी से इधर भी और इधर भी हम इसके स्टेप गिनेंगे। तो इसमें क्या है 1 2 3, ये 3 कदम है, और इधर से 1 2 3 दोनों तरफ से बराबर है। सबसे पहले क्या है, ये रेखाखंड दिया गया है, ये सबसे पहले रेखा दी गई है। रेखाखंड में फिर यहाँ से 0 ए बी सी दिए गए, परंतु यहाँ पर पूछा गया इसने ए जी का मध्य बिंदु क्या है? ए जी का मध्य बिंदु क्या होगा? डी होगा। कैसे होगा? क्योंकि रेखाखंड जो है 1 2 3, ए से लेकर डी तक 3 कदम इधर है और 1 2 3 कदम इधर है। या हम कह सकते हैं, यदि मान लीजिए इसमें जो निशान है प्रत्येक सेंटीमीटर के बाद लगते हैं, तो ए बी सी और सी डी 1 2 3 सेंटीमीटर इधर है, और इधर भी 1 2 3 सेंटीमीटर इधर है। तो डी जो है ए जी का मध्य बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं ए जी में, रेखाखंड ए जी में ए बी सी और सी डी, ये 3 कदम इधर 3 कदम इधर है। तो बिंदु डी मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है, क्योंकि बिंदु ए तथा बिंदु बी तथा बिंदु जी बिंदु डी के दोनों ओर बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर स्थित है। इसी अगला 6वां सवाल, बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, जहां ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित हैं। बताइए कि ए बी बराबर है सी डी के। अब मान लीजिए इसके लिए हम यही फिगर जो है प्रयोग कर लेते हैं, चित्र प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बी ए सी का मध्य बिंदु है और डी क्या है, सी जो है बी डी का मध्य बिंदु है। जब बी ए सी का मध्य बिंदु है तो हम लिखेंगे
बी जो है ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, बिंदु है। तो इसलिए क्या होगा, ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर आ गया बी सी के। आप लिखेंगे सी बी डी का मध्य बिंदु है। बिंदु सी क्या है भाई, रेखाखंड बी, बिंदु सी रेखाखंड बिंदु सी रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब इसमें जब ये मध्य बिंदु है तो क्या होगा, यहां पर बी सी बराबर है सी डी के, तो इसलिए बी सी बराबर आ गया सी डी के। अब हम क्या देखते हैं, तो ए बी तो बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, तो इन दोनों से हमें क्या प्राप्त करते हैं, तो ए बी बराबर है सी डी के। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर है सी डी के। ये हमारा आंसर आ जाता है। अब आगे से अगले सवाल पे आते हैं। इसमें 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। तो इसमें यहाँ पर क्या करते हैं कि हम त्रिभुज बना लेते हैं। पहले सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ये हम जो है ना रफ बनाते हैं त्रिभुज। जैसे यहाँ पर हमने लिया, ये रेखाखंड ले लिया हमने यहाँ पर, और फिर जो है इसको हमने यहाँ मिला दिया ऐसे, और फिर क्या किया, इसको हमने ऐसे मिला दिया। अब हमने क्या किया, इस त्रिभुज का नाम रख दिया हमने ए बी सी। अब इन त्रिभुजों, जो ये त्रिभुज है इसकी हम तीनों भुजाओं को मापेंगे। सबसे पहले हम ए सी मापते हैं कितने के बराबर है, आप स्केल के द्वारा। ए सी बराबर है हमारे पास में 2.8, कितना भी 2.8, 2.8 सेंटीमीटर। और अब उसके बाद में है यहाँ पर ए बी आया हमारे पास में 3.3 सेंटीमीटर। ए बी बराबर है 3.3 सेंटीमीटर। उसके बाद में फिर क्या है, देंगे हम बी सी है हमारे पास में 1 यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि ए बी सबसे बड़ी भुजा है यहाँ पर, तो ए सी और बी सी का मान देखें कितना आया। ए सी और बी सी का मान कितना आया भाई, ए सी बराबर 2.8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 1.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आ गया 4 सेंटीमीटर। कितना आया, 4 सेंटीमीटर आ गया। परंतु सबसे बड़ी भुजा बी ए बी कितने 3.3 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी बराबर है ए बी, रेखाखंड ए बी जो है तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है। तो ए बी जो है, इनसे हम इनको इधर ले लेते हैं, ए सी जमा बी सी, ये से बड़ा हो गया इनका जोड़, ठीक है ना। अब एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर हम दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं ताकि इसमें मिक्स ना हो। अब ये पहला उदाहरण था हमारा, यहाँ पर फर्स्ट पहला उदाहरण है। अब इसके बाद में क्या है, दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में फिर दोबारा फिर हम एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर,
और त्रिभुज की लंबाई जो है ऐसे ले लेंगे यहाँ पर। फिर एक त्रिभुज जो है ऐसे बना लेंगे। ये हम रफ आकृति बना रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। और फिर आगे जो है हम इसको जो है यहाँ पर इसको मिला देंगे। अब क्या है, ये त्रिभुज बन जाती है। अब हम इसका नाम रख लेंगे DEF। DEF हम त्रिभुजों का अपनी इच्छा से कोई भी नाम रख सकते हैं। अब इसमें क्या है, हम DF की लंबाई मापेंगे। DF जो कितना आता है हमारे पास में, DF आ जाता है यहाँ पर 3.7। DF बराबर आ गया 3.7 सेंटीमीटर। और DE मापेंगे। DE कितना है हमारे पास में, ये लगभग जो है हमारे पास में आ गया 3.8। DE आया हमारे पास में, DE ये 3.7 था, ये 3.8 सेंटीमीटर आ गया। और इस तरह से अब ये हमारे पास में आ गया भाई, ये आया 1.8। ये क्या है, EF 1.8 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें जैसा कि पहले दिखाई दे रहा है कि जो DEF बड़ी भुजा है और ये दोनों छोटी हैं। अब DF और EF को जोड़ देंगे हम। DF को EF को जोड़ देंगे तो हमारे पास में DF और EF को जोड़ते हैं जब, तो ये आ जाता है हमारे पास में DF आ रहा है 3.7 और EF आ रहा है 1.8। इनको हम जोड़ेंगे 7 8 15, 3 1 4 1 5 आ गया, 5.5 सेंटीमीटर आ गया। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या है कि जो बड़ी दोनों भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा है, यही कहता है ऊपर सवाल के अंदर। तो हम लिखेंगे रेखाखंड DF प्लस रेखाखंड EF बड़ा है रेखाखंड DE से, रेखाखंड DE से। इसके बाद में ये तीसरा पार्ट है, तीसरा उदाहरण है हमारा। अब तीसरे उदाहरण में हम क्या है, एक रेखाखंड बनाते हैं, नहीं एक त्रिभुज बनाते हैं। और उस त्रिभुज के अंदर क्या है, हम एक ना अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा कोण की, ऐसे। ये हमने ऐसे ले लिया यहाँ पर और फिर जो इसको हमने मिला दिया। तो मिलने के बाद में अब इसका नाम लिखेंगे, जैसे हम LMN ये हमने त्रिभुज का नाम लिख लिया। अब इसमें लंबाई मापेंगे हम। सबसे पहले है यहाँ पर, ये इसकी लंबाई है LN की लंबाई है। LN की लंबाई कितनी है भाई, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ऊपर या 0 से आना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो है 4.2 कितना है, 4.2। हम लिखेंगे LN बराबर आ गया 4.2 सेंटीमीटर। ये सभी रेखाखंड हैं और इसको हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में LM क्या है, LM की लंबाई है कितनी आई है, यहाँ पर 2.9 LM 2.9 सेंटीमीटर। और MN की ये आई है, यहाँ ऊपर 0 यहाँ आना चाहिए और इसमें जो है 1.17 कितना है अभी, 1.17 MN बराबर आ गया 1.7 सेंटीमीटर। अब हम क्या देखते हैं कि इन दोनों को, ये बड़ी भुजा यहाँ पर LM और MN को जोड़ते हैं। तो LM 2.9 सेंटीमीटर है
और एम एन 1.7 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो इनका जोड़ कितना आया, 7 9 16, 3 1 4.6 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें क्या देखते हैं हम कि जो ये बड़ी भुजा है, इन दोनों भुजाओं का जोड़ जो है बड़ी भुजा से बड़ा है। तो हम लिखेंगे रेखाखंड एल एम प्लस रेखाखंड एम एन, इन दोनों की लंबाई बड़ी है एल एन से, एल एन से। इसके बाद एक उदाहरण और लेते हैं, चौथा। यहाँ पर हम इसमें ये आगे ले लेते हैं हम उदाहरण, ताकि जगह थोड़ी कम ना रहे। चौथा पार्ट है अब ये। चौथा भाग है, इसमें यहाँ हमने ले लिया और इसके अंदर एक अन्य त्रिभुज बनाई हमने यहाँ पर। ये इधर अभी हमने एक अधिक कोण बना दिया यहाँ पर। कोण चाहे कोई भी हो, मतलब हमारा वास्ता जो है त्रिभुज बनाने से है यहाँ पर, और इनको मिला दिया। ये हमारी क्या है, एक आकृति बन गई जिसमें 3 भुजाएं हैं। इसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब इसका नाम रख सकते हैं पी क्यू आर। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सभी भुजाएं मापेंगे इसकी, और भुजाएं माप करके यह हमारे पास में 3.9, तो पी क्यू आर रेखाखंड क्यू आर आया हमारे पास में 3.9 सेंटीमीटर। अब पी क्यू लेंगे, पी क्यू आया हमारे पास में 2.8, कितना है भाई, यहाँ पर 1 2 2.8, ये पी क्यू। और पी आर या आर पी कह सकते हैं इसको आप। तो ये रेखाखंड की लंबाई है पी आर की, यहाँ तक 1 हो गया, इसके बाद 1.5 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 1.8, कितना है अभी, आर पी 1.8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, पी क्यू और आर पी को हम जोड़ देंगे रेखाखंड को। पी क्यू 2.8 सेंटीमीटर है और आर पी कितना है, 1.8 सेंटीमीटर है। अब इनका जोड़ 8 8 16, 3 1 4.6 सेंटीमीटर आ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर क्यू आर रेखाखंड है, इसकी लंबाई 3.9 सेंटीमीटर है और इन दोनों की कितने, 4.6 सेंटीमीटर है, ये बड़ी है। तो हम लिखेंगे रेखाखंड पी क्यू प्लस रेखाखंड आर पी या पी आर कहेंगे इसको, इन दोनों का जोड़ जो है बड़ा है आर क्यू से। किससे हुई, क्यू आर से। आर क्यू एक ही बात है यहाँ पर, रेखाखंड क्यू आर से। इसके बाद में यहाँ हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, 5वां। इसमें 5वें में हम बनाते हैं त्रिभुज। अब हमने यहाँ पर समकोण नहीं कह सकते, अंदाजा हम रफ स्केच बना रहे हैं यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर ऐसे को मिला देंगे यहाँ पर, और इस त्रिभुज का नाम रख लेंगे यहाँ पर, हम कुछ भी रख सकते हैं, एस डी यू, एस टी और यू। अब हम इसका जो ये एस और यू, एस यू है भुजा, इसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, 4 के बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, ये 5 से थोड़ा पीछे रह जाता है, 4.8, कितना है अभी, 4.8, एस यू। भुजा की लंबाई की, रेखाखंड की लंबाई कितनी है, 4.8
सेंटीमीटर। और टी यू की हुई यहाँ पर ये 1 2 और भी 5 है यहाँ पर, ये पूरा 2.5 क्या है अभी 2 यहाँ पर देखते हैं 2.5 टी यू शब्द है यू 2.5 सेंटीमीटर। और एस टी यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4, 4 के बाद ये थोड़ा आगे से 1 2 4.2 कितना है 4.2 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या है हमारे पास में, बड़ी भुजा कौन सी है 4.8 SU है, तो छोटी भुजाओं को जोड़ लेंगे। सबसे जोड़ेंगे टी यू को जोड़ेंगे हम, कितना आया 2.5 सेंटीमीटर। और एस टी कितना है हमारे पास में 4.2 सेंटीमीटर। अब इनका जोड़ कितना आया 6.7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो भुजाओं का जोड़ जो है तीसरी भुजा से बड़ा है। तो हम लिख देंगे ये सभी रेखाखंड हैं, यहाँ पर ये रेखाखंड है भी, तो एस टी प्लस टी यू बड़ा है एस यू से, रेखाखंड एस यू से। इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई बड़ी है एस यू की लंबाई से। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वह जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इस तरह की सभी वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो।